अब आपका परिवार यानी कि एमपीपीएससी उत्कर्ष यूट्यूब चैनल हो गया है 1 लाख सदस्यों का परिवार। जी हां, 100 के सब्सक्राइबर होने के उपलक्ष्य में आप सभी विद्यार्थियों को मिल रहा है एमपीपीएससी के ऑनलाइन कोर्सेज पर 20% का डिस्काउंट। और याद रखिएगा, इसके लिए आपको प्रयोग करना पड़ेगा कूपन कोड UCMP1L। और याद रखें कि ये सब कुछ कैपिटल में आप टाइप करें ताकि ऑफर का आपको लाभ मिल सके। और एक और बात ध्यान रखिएगा, ऑफर की सीमा है केवल और केवल 21 अप्रैल तक, तो देरी ना करें, ऑफर का लाभ उठाएं। चलिए, आप सभी का स्वागत है इस PYQ इंडियन इकोनॉमी के डिस्कशन में। हम कुछ PYQs उठाएंगे इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, जो कि पिछले कुछ वर्षों में आए हैं। लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों में जो PYQ आए हैं, उसी के साथ एक और घटनाक्रम घटित हुआ है कि सिलेबस ही बदल चुका है। तो हमने कुछ ऐसे PYQs उठाए हैं पिछले कुछ वर्षों में आए हुए, जो हमारे मौजूदा सिलेबस से मैच करते हैं। वी हैव टेकन ऑन दोज PYQs which match with our current syllabus, and we would be discussing a few of those questions in this series of discussion on PYQs. Now, this won't be a regular Gyan giving session that I would be giving Gyan and you would be taking that Gyan. ऐसा मेरा करने का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि आप खुद आंसर लिखें और उसके बाद मैं आपको मॉडल आंसर बताऊं, बजाय कि आप हेडफोन लगाते हुए गार्डन में टहलते हुए मुझे सुन रहे हैं। ये तो आंसर राइटिंग करना नहीं हुआ। आंसर राइटिंग करने के लिए पहले एक सवाल उठाकर खुद लिखना होता है और फिर किसी से उसका फीडबैक ले लेना होता है कि इसमें मैं क्या और अच्छा करूं। मैं कई बार बोल चुका हूं कि आंसर राइटिंग करना इज़ समथिंग लाइक ड्राइविंग अ कार। आप जैसे कार चला रहे हैं, आप कार चलाना यूट्यूब पर सुन कर नहीं सीख सकते। आपको कार का स्टीयरिंग पकड़ना होगा, आपको कार के अंदर बैठना होगा, आपको आंसर राइटिंग करनी होगी। आप सुन कर आंसर राइटिंग नहीं सीख सकते। और इसी प्रक्रिया में मैं हर 2 मिनट आपको वक्त दूंगा हर सवाल पर। 2 मिनट में थम सा जाऊंगा और वक्त चलता रहेगा। आप उसमें आंसर लिख लीजिएगा। जब 2 मिनट हो जाएंगे, मैं वापस आपकी स्क्रीन पर प्रकट हो जाऊंगा और आपको मॉडल आंसर बता दूंगा। तो एक ऐसा आपको लुक एंड फील आए, ऐसा आपको अनुभव हो कि सामने ही कोई व्यक्ति खड़ा है और मैं आंसर लिख रहा हूँ और मुझे हाथों हाथ वो मॉडल आंसर भी बता दे रहा है। तो वी आर स्टार्टिंग विथ दिस मॉडल ऑफ आंसर राइटिंग। मैं पहले सवाल से शुरू करूँगा। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। इस सवाल को करने के लिए मैं आपको करीब 1 मिनट दे रहा हूँ। आपका टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है। आप 1 मिनट में सवाल कर लीजिए। मैं 1 मिनट में वापस स्क्रीन पर आ जाऊँगा और आपको मॉडल आंसर इसका बताऊँगा। जी, और हम इस शगुफे को साइड में बैठा देते हैं और हम अपने मुद्दे पर आ जाते हैं कि भाई इसका एक मॉडल आंसर क्या होना चाहिए। उससे पहले मैं पेन ढूंढ लेता हूँ। जी, धन्यवाद। प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन में क्या अंतर है पूछ रहे हैं। तो पहले ना हमें सिलेबस में एक टॉपिक होता था, इफेक्ट ऑफ LPG रिफॉर्म्स। सीधे तौर पर तो नहीं है, पर हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं,
इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में एलपीजी शब्द कई बार इस्तेमाल होता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं वाइल प्राइवेटाइजेशन रिफर्स टू, मैं लिखता हुआ भी चला जाता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। वाइल, फ़ॉन्ट थोड़े बेहतर इस्तेमाल कर लेता हूँ। पार्टिसिपेशन ऑफ private sector in economy. Liberalization refers to making rules of business easy and reducing complexities like red tapeism. आप यहाँ आगे लिख सकते हैं कुछ उदाहरण लिबरलाइजेशन का और प्राइवेटाइजेशन का, तो आप लिख सकते हैं द एक्ट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट refers activity towards privatization while abolition of MRTP Act was a classic step towards लिबरलाइजेशन। कुछ इस प्रकार आपको ये आंसर लिखना चाहिए था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे इस आंसर को लेकर जाते हैं। कुल मिलाकर इस आंसर में मैंने प्राइवेटाइजेशन को डिफ़ाइन कर दिया, लिबरलाइजेशन को डिफ़ाइन कर दिया और फिर उसकी थीम की बात कर, उसके उदाहरण की बात कर ली एक एक, और कुछ नहीं करा मैंने इसमें। लेट मी ड्रॉ दैट ऑल्सो कि मैंने इसमें करा क्या, ताकि आपको ये भी पता रहे कि भाई हो क्या रहा है आंसर में, बजाय कि सिर्फ जानकारी के। जानकारी तो आपके पास भी उतनी है कि आप आंसर लिख सकें, बस आपको उसको शब्दों में और ढांचे में बैठाते नहीं आता है अभी। कुछ इस प्रकार जस्ट अ मिनट, हम इसको कि यहाँ पर रूल्स ऑफ बिजनेस प्राइवेट सेक्टर, तो आपने एक डेफिनेशन दे दी और फिर यहाँ पर आपने उदाहरण दे दिए, रेड टेपिज्म, MRTP और डिसइन्वेस्टमेंट, कुछ ऐसे। ठीक, इसे याद रखना है आपको। थीम्स भी याद रखेंगे तो भी हो जाएगा। डेफिनेशन प्लस टर्म्स प्लस एग्जाम्पल्स, बस इसमें यही करा है मैंने और कुछ नहीं करा है। तो ये थीम याद रख लीजिएगा। किसान क्रेडिट कार्ड पे बात करते हैं, शुड बी आइडियली किसान क्रेडिट कार्ड। अगेन वही प्रक्रिया हम शुरू करते हैं कि मैं आपको 1.5 मिनट दूंगा, 1 मिनट शायद कम लग रहा है, 1.5 मिनट दूंगा, आप लिखिए उसको आराम से और फिर मैं उसके मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। किसान क्रेडिट कार्ड बिना लिखे आप सीख नहीं पाएंगे, तो इसको अपन 0 कर देते हैं और आपसे फिर मुलाकात होगी 1.5 मिनट बाद। मिलते हैं 1.5 मिनट में।
चलिए समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, इसको अपन इधर कर देते हैं और किसान क्रेडिट कार्ड में क्या क्या आपको लिखना चाहिए था उस पे बात कर लेते हैं। दृष्टिगोचर करिएगा, नज़र फरमाइएगा मतलब। आप यहाँ लिखिएगा कि लॉन्च्ड, कब लॉन्च हुआ था, 1998। ऑब्जेक्टिव वर्किंग कैपिटल, खेती किसानी करने के लिए जो पैसे की आवश्यकता है, वर्किंग कैपिटल। एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दोनों के लिए फॉर शॉर्ट टर्म, लंबी अवधि के लिए नहीं, छोटी अवधि के लिए। फुलफिलमेंट फॉर शॉर्ट टर्म। क्या बेनिफिट मिल रहा है? अभी ना फरवरी 2025 में इसकी जो उधारी देने की लिमिट है, आपने सुना होगा मैडम निर्मला सीतारमण जी ने 5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया। आप ऐसा लिख सकते हैं कि ऑफर्स एग्रीकल्चर लोन्स अप टू 5 lakhs at a reduced effective interest of 4%, that is 3% of interest subvention. ये आपको मदद करेगा। बेनिफिशियरी डाल दीजिएगा, ऐसे सब हेड्स बना दीजिए, एग्जामिनर भी देख के खुश हो जाएगा, हाँ ये लिखा है, अंदर क्या ही इतना पड़ेगा। कौन लाभार्थी हैं? फार्मर्स हैं, फिशरमैन को भी जोड़ दिया गया है, डेयरी फार्मर्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है, एक्सेट्रा। तो कुछ इस प्रकार आप ये स्कीम के बारे में यहाँ पर अपनी जानकारी लिख सकते हैं। कीवर्ड्स क्या थे यहाँ पर? कीवर्ड्स जो थे वो मैंने यहाँ शुरू में ही लिख दिए, लॉन्च, ऑब्जेक्ट, बेनिफिट और बेनिफिशियरी। ये इसकी थीम है, तो इसकी थीम रही लॉन्च, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव और बेनिफिशियरी। ये अपन अलग किस कलर से लिख रहे थे उस कलर से लिखते जाते हैं। लॉन्च, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव कर देता हूँ, अच्छा ऑब्जेक्ट तो हो ही गया, बेनिफिट लिख देता हूँ, बेनिफिशियरी लिख देता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर इस चीज़ को कर सकते थे। आगे आते हैं। अगला सवाल देखते हैं, आपको अगला मिनट देंगे, अगला 1.5 मिनट देंगे कि आप मिक्स्ड इकोनॉमी से क्या समझते हैं। आपके पास 1.5 मिनट है, आपका समय शुरू होता है अब।
10 सेकंड और बाकी हैं। चल क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी? an economy in which, परिभाषित करना है, उदाहरण दे देना है। कोई अगर इसका प्रमुख जनक इकोनॉमिस्ट जाना जाता है तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि कुछ डिफाइन कर दो, एग्जाम्पल दे दो और किसी इकोनॉमिस्ट का नाम दे दो, तो भी काम हो जाएगा आपका। डेफिनेशन में डाल दीजिएगा इकोनॉमी विच हैज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अंडर ownership of both public and private sector। एग्जाम्पल आसान ही है यार, भारत सबसे उम्दा उदाहरण है, इंडिया। कोई इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स is considered proponent of mixed economy। तो इस प्रकार ये आपकी थीम हो जाएगी, डेफिनेशन, एग्जाम्पल और इकोनॉमिस्ट। 3 पॉइंट आपने डाल दिया उसमें। अगला सवाल, 1.5 मिनट का आपको हम वक्त देंगे। ये जीवन के महत्वपूर्ण 1.5 मिनट होने वाले हैं आपके। Your time starts now। Industrial sickness। बाकी है। वक्त होता है समाप्त, हम करते हैं डिस्कस। इंडस्ट्रियल सिकनेस आप डिफाइन कर दीजिएगा कि उसके क्या सिम्टम्स हैं, उसी से उस डेफिनेशन और सिम्टम्स एक ही में डाल दीजिएगा कि उसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या इम्पैक्ट है, और कुछ सरकारी नीतियाँ, लॉ इससे रिलेटेड। ये आपके 3 डायमेंशन होने चाहिए इसमें। एक एक करके अपन बात कर लेते हैं इस पर।
सिम्टम्स में डालिएगा आप राइजिंग डेट, सिर्फ अकेला नहीं होगा, हाँ, डिफॉल्ट्स कि भाई वो उधारी नहीं चुका रहा है, उधारी बढ़ रही है और उधारी चुका नहीं रहा है, लोगों को नौकरी से भी निकाल रहा है, बैलेंस शीट में लॉस पे लॉस दिया जा रहा है, लॉसेस शो हो रहे हैं। पेमेंट डिलेज कि भाई पेमेंट कर रहा है पर बहुत डिले से कर रहा है। हम कहेंगे आई एम सिक ऑफ यू इंडस्ट्री, यू आर शोइंग दिस सिम्टम्स। इम्पैक्ट क्या डाल देंगे, बैंक की उधारी चुका नहीं रहा है, एनपीएस हो रहे हैं, सप्लायर्स के साथ लड़ रहा है, लड़ेगा ही ना, वो पैसा नहीं देगा तो। कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन, प्रोडक्शन कम हो सकता है कंपनी का, कोई इससे निपटने के लिए सरकार ने कानून बनाया, बिल्कुल आप यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड और सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, सिका, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। तो ये आपकी मुख्य बातें होनी चाहिए थी। ऑफ कोर्स आपको थोड़ा भाषा में लिखना है, भाषा में मतलब कुछ इस प्रकार भी ऐसे सिर्फ पॉइंट्स में नहीं लिख देना है। डू राइट अबाउट इन सम सेंटेंसेस। अगले सवाल पर आते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और नेशनल इनकम अकाउंटिंग। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए आपको दिए जा रहे हैं वही जो अभी तक दिया गया, 1.5 मिनट करिए इसे। आसान ही सवाल है, वैसे तो 1 मिनट में भी हो जाना चाहिए। अगर आप थीम बना लेंगे कि क्या लिखना है, ब्रॉड हेड्स, मैं अंदर की बारीकियों की बात नहीं कर रहा हूँ, थीम जैसे परिभाषा, फिर एक उदाहरण, उसके फ़ायदे और नुकसान, अगर ऐसी थीम भी बना लेंगे तो 3 मार्कर लिख पाएंगे आप। उसके अंदर का भरना तो आसान काम ही होता है। अंतिम जीवन के 18 सेकंड, 17 सेकंड, ठीक। चलिए 7 सेकंड और अधिक दे दिया आपको। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पहले थीम बता देता हूँ फिर मैं लिख दूंगा उसको। तो थीम ये होगी कि आपको पहले इसे डिफाइन कर देना चाहिए, कोई आपके पास उदाहरण हो तो वो बता देना चाहिए, उसके पॉजिटिव्स बता देना चाहिए और उसके नेगेटिव्स बता देना चाहिए, डिसएडवांटेजेस, कुछ इस प्रकार। ये अपना थीम कहलाता है आंसर लिखने का। आपको हमाली नहीं करनी है पूरा आंसर हमेशा लिखकर, कुछ आंसर्स में अगर आप इस प्रकार थीम भी बना लेंगे तो भी आपका काम हो जाता है। डेफिनेशन, when for a project
the monetary contributions are done by both private and public sector is termed as public-private partnership. Example, construction of various tolled, जहाँ टोल लगाती है सरकार, tolled national highways. Advantage, efficient construction. Reduced revenue risk for government. हाँ, प्राइवेट पार्टी के लिए हो सकती है ज़्यादा रिस्क, पर हम तो एडवांटेज लिख रहे हैं ना। लेकिन इस प्रकार में डिसएडवांटेज होता है, कैन लीड टू करप्शन, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म एंड क्रोनी कैपिटलिज्म, अपने दोस्तों को लाभ पहुंचाना, जैसे ट्रम्प और मस्क। ठीक, नेशनल इनकम अकाउंटिंग अगला सवाल है, और आपके जीवन के अगले 1.5 मिनट लेना चाहूँगा मैं। ठीक है, इसे कर लीजिए आप। ये थोड़ा टफ सवाल है। जनरली अभी तक सीधे सीधे सवाल आए थे, नेशनल इनकम अकाउंटिंग देखकर ही स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं कई बार। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इसके बारे में लिखना है आपको। आठ, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, आपको यहाँ लिखना क्या है पहले तो वो, फिर असल कंटेंट पे बात करेंगे। आपको टर्म्स लिखनी है जिसके माध्यम से नेशनल इनकम अकाउंटिंग होती है, कुछ उसकी लिमिटेशंस भी लिखनी है कि ठीक से क्यों नहीं हो पाती। यही 2 प्रमुख थीम है। टर्म्स में आप लिखिएगा कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज डन थ्रू द पैरामीटर्स लाइक जीडीपी एंड जीएनपी। वाइल जीडीपी इज द, उसको परिभाषित कर दीजिएगा, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ territory of a country, while GNP is a nationality based concept. लिमिटेशन में लिखिएगा कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग can only be done largely for formal sector
informal is missed. It completely neglects green accounting. For a vast informal country like India, there are issues with delay and timely capturing of information. सब समस्याएं हैं ये। ये आपको लिखना चाहिए नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। आगे आते हैं। अगेन और 3 मार्क कर लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड या कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट इज रूरल क्रेडिट। वापस से आपके जीवन के 1.5 मिनट लेना चाहेंगे हम। मैं लिख भी देता हूँ यार। 1.30 minutes. Your time starts now. के 5 सेकंड बाकी हैं और समय समाप्त होता है। अरे टाइमर हटा दिया मैंने, ये वापस ले आएंगे अपन उसको। पहले थीम बना देते हैं, डिफाइन कर देंगे यार ग्लोबलाइजेशन। इम्पैक्ट में पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल देंगे पहले, उदाहरण डाल देंगे पहले, पॉजिटिव और नेगेटिव। बस ये थीम, ऐसे थीम्स बन गई फिर तो लिखना बहुत आसान हो जाता है। अब पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन आया है तो उसको कोई कल्चरल पर्सपेक्टिव से मत लिखाइएगा, पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से लिखिएगा। द फ्री इंटरैक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर इज द स्पिरिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्रॉस बॉर्डर्स ऑफ कंट्रीज ऐसा कर देते हैं। ठीक, एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ एफडीआई बढ़िया उदाहरण है ग्लोबलाइजेशन का। पॉजिटिव्स ब्रिंग्स इन कैपिटल, स्किल, टेक्नोलॉजी। नेगेटिव इसको कहा जाता है कि ये नए प्रकार का कॉलोनियलिज्म है, नियो कॉलोनियलिज्म। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। व्हाट इज रूरल क्रेडिट, अगला सवाल है। आसान सा है यार, रूरल क्रेडिट या एग्रीकल्चर क्रेडिट जो आप कहना चाहें। चलिए आपका वक्त शुरू कर देते हैं।
और आपका वक्त शुरू होता है अब। पंद्रह सेकंड बाकी हैं। चल, टाइम हो चुका है, वापस डिस्कशन कर लेते हैं। डिफाइन कर दीजिएगा, एग्जाम्पल्स डालिएगा बहुत सारे रूरल क्रेडिट के। यही 2 मार्कर में प्रमुख बातें हैं। डिफाइन कर दीजिएगा अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल products like loans through formal institutions in rural areas is rural credit। किन माध्यम से चलता है? ways of providing rural credit डाल दीजिएगा कुछ कुछ इसमें। जैसे एक तो अभी सवाल में ही करा आपने, किसान क्रेडिट कार्ड, और डाल दीजिएगा रीजनल रूरल बैंक, और डाल दीजिएगा कोऑपरेटिव बैंक्स, रीफाइनेंस फैसिलिटी बाय नाबार्ड, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स एक्सेट्रा। बहुत हो जाएंगे इतने। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। प्राइवेटाइजेशन आप कर चुके हैं तो मैं वापस आपसे करने का नहीं बोलूँगा, है मैं इसे हटा देता हूँ क्योंकि अभी हमने इसे देख लिया, तो लगभग मैं पूरा वो थीम आपको बता ही दिया हूँ, तो इसे अपन हटा देते हैं। अपन सीधे अगले पर आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव डेवलपमेंट? 1.5 मिनट ले लीजिए और इसे बता दीजिए। टाइम हो गया है, 4 तक ही था, 4-5 तक, कब तक?
चलिए, समय समाप्ति की घोषणा कर दी है। डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है इसको। डिफाइन के बाद एक आध आपको एग्जाम्पल देना है कि भारत में कैसे हो रहा है। बस यही दो थीम्स हैं इसमें। डेफिनेशन में डाल दीजिएगा कि इम्प्रूवमेंट ऑन पैरामीटर्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर इंक्लूसिव वर्ड, ये तो डेवलपमेंट डिफाइन हो गया। इंक्लूसिव वर्ड को क्या करोगे? फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी comma for all sectors of economy, comma for all regions of country. Is termed as inclusive development. उदाहरण के लिए कोई स्कीम आप बताना चाहेंगे तो जो भी गरीब, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं के लिए स्कीम है आप वो डाल सकते हैं। एग्जाम्पल, एफर्ट्स टुवर्ड्स मेन स्ट्रीमिंग विमेन इनकम, ब्रैकेट में लाडकी बहन ऑफ महाराष्ट्र, comma, you can also talk about प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, सबसे पिछड़ा है, ठेले वाले भैया, स्ट्रीट वेंडर्स, उनके लिए है, एक्सेट्रा। तो इस प्रकार हमने थीमेटिक बेसिस पर आंसर राइटिंग की बात करी। ये पहला सेशन हुआ है। हम अगले सेशन में एक बार और मिलेंगे और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही इकोनॉमी में इसी फॉर्मेट में टाइमर लगा कर आंसर राइटिंग करेंगे। उम्मीद है आपको इससे सीखने को मिल रहा होगा। आप सबका ये सेशन अटेंड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपका परिवार यानी कि एमपीपीएससी उत्कर्ष यूट्यूब चैनल हो गया है 1 लाख सदस्यों का परिवार। जी हाँ, 100K सब्सक्राइबर होने के उपलक्ष्य में आप सभी विद्यार्थियों को मिल रहा है एमपीपीएससी के ऑनलाइन कोर्सेज पर 20% का डिस्काउंट। और याद रखिएगा, इसके लिए आपको प्रयोग करना पड़ेगा कूपन कोड UCMP1L। और याद रखें कि ये सब कुछ कैपिटल में आप टाइप करें ताकि ऑफर का आपको लाभ मिल सके। और एक और बात ध्यान रखिएगा, ऑफर की सीमा है केवल और केवल 21 अप्रैल तक। तो देरी ना करें, ऑफर का लाभ उठाएं।